प्रस्तुत है सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा रचित सुनील सीरीज का 11वां उपन्यास हत्यारे। अध्याय 1। कार में 4 आदमी थे। ड्राइविंग सीट पर एक लगभग 40 वर्ष का मोटा ताजा नर्वस से दिखाई देने वाला आदमी बैठा हुआ। उसने एक बार रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर बैठे हुए 2 आदमियों पर दृष्टिपात किया और फिर गंभीरतापूर्ण स्वर में बोला, जीवन। हाँ, पिछली सीट पर बैठे 2 आदमी में से एक ने उत्तर दिया। तुम्हें पूरा भरोसा ना कि सेठ गुजरमल आज रात कम से कम 20 लाख का माल लेकर सफर कर रहा है? चौधरी, जीवन तनिक विरक्ति का प्रदर्शन करते हुए बोला। सुबह से लेकर अब तक तुमने 50वीं बार सवाल पूछा है मुझसे। आदत से मजबूर है ये। अगली सीट पर चौधरी की बगल में बैठा हुआ लंबी मूछों वाला आदमी बोला। ठीक है, जीवन बोला, मैं चौधरी के खातिर अब आखिरी बार अपना रिकॉर्ड फिर चालू करने लगा हूँ। इसके बाद अगर मुझसे किसी ने सवाल किया तो गर्दन नाप दूंगा। मोहनलाल, सुन रहे हो ना? और तिवारी, तुम भी। जीवन बगल में बैठे हुए आदमी से बोला। कैरी ऑन, तिवारी भाव और स्वर में बोला। आखिर ड्रामा करने की क्या जरूरत है? चौधरी बोला। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आदतन ये सवाल पूछ लिया था। मैं भी तुम्हें आदतन जवाब दे रहा हूँ, जीवन बोला। अपनी नज़र सड़क पर रखो और कान मेरी तरफ। चौधरी चुप रहा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि राजनगर का सेठ गुजरमल आज रात 10:30 बजे की गाड़ी से विशालगढ़ आ रहा है। अकेला? तिवारी ने पूछा। हाँ, फर्स्ट क्लास के डब्बे में उसकी बर्थ रिजर्व है। वह अपने साथ एक नीले रंग का छोटा सा अटैची केस ला रहा है जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का माल बंद है। नकद? ये मालूम नहीं हो सका। संभव उस अटैची में नकद 20 लाख रुपए हों, संभव है सोना हो या जेवरात हो। बहरहाल इस विषय में संदेह की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं कि उस अटैची में 20 लाख रुपए का माल है। क्या गारंटी है? सेठ गुजरमल के नौकर ने उसे विशालगढ़ में किसी को ट्रंक करके ये कहते सुना था कि आज रात की गाड़ी से 20 लाख रुपए का माल लेकर विशालगढ़ आ रहा था। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो कि माल उस अटैची में ही है? स्वयं सेठ गुजरमल ने नौकर से इस प्रकार की कोई बात की थी? उस छोटी सी अटैची में 20 लाख रुपए बंद थे। ये दोपहर की बात है। तब से सेठ ने उस अटैची को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं किया है। बाद में कोठी से निकलते समय जब नौकरों ने सेठ का बाकी सामान स्टेशन जाने के लिए कार में रखा था, उस समय भी सेठ ने अटैची में किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये तो कोई ठोस दलील नहीं है। दलील ठोस हो या खोखली, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह 100% सत्य है। अटैची में माल है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं सेठ गुजरमल को बहुत पहले से जानता हूँ। यह पहली बार नहीं है जब वह इस ढंग से माल लेकर सफ़र कर रहा है। मैंने उसे स्टडी किया है और उसी दम पर मैं अपनी बात को सत्यता के विषय में कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। खैर, स्कीम क्या है? तिवारी ने पूछा। स्कीम ये है, जीवन बोला, जिस कंपार्टमेंट में सेठ की बर्थ रिजर्व है उसकी बाकी की 3 बर्थ मैंने काल्पनिक नामों से अपने लिए रिजर्व करा ली हैं। मैं, मोहनलाल और तिवारी उसके साथ सफ़र करेंगे। विशालगढ़ से लगभग 20 मील पहले एक छोटा सा पुल आता है जिस पर आजकल मरम्मत चल रही है। मैंने पता लगा लिया है कि वहां आकर गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। चौधरी कार द्वारा गाड़ी के वहां पहुंचने से पहले ही उस पुल के पास पहुंच जाएगा। तब तक हम सेठ से वह अटैची हथिया चुके होंगे। गाड़ी के पुल पार करते ही हम अटैची गाड़ी से बाहर चौधरी की ओर उछाल देंगे। उसके बाद चौधरी का काम यह होगा कि वह अटैची लेकर वापस राजनगर पहुंच जाएगा। लेकिन तुम लोग सेठ से अटैची हथियाओगे कैसे? इसकी तुम चिंता मत करो, अटैची हथिया ली जाएगी। चौधरी, तुम अपने साथ एक टॉर्च लेकर जाना। गाड़ी दिखाई देती ही टॉर्च की सहायता से हमें सिग्नल दे देना ताकि हमें तुम्हारी स्थिति का ज्ञान हो जाए। साथ ही ये भी ख्याल रखना कि अटैची तुम्हारे से 10-15 कदम इधर या उधर भी गिर सकती है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। बाद में कहीं ये मत कह देना कि तुम्हें तो अटैची दिखाई नहीं दी। तुम चिंता मत करो, चौधरी बोला, मैं इतना निकम्मा नहीं हूँ। जीवन ने प्रत्युत्तर में बिना कुछ कहे जेब से पाइप निकाला। वह कुछ क्षण एक सलाई से पाइप के भीतरी भाग को कुरेदता रहा। फिर उसने तंबाकू का एक पाउच निकाला। उसने पाइप के कच को तंबाकू से भरा और फिर उसे सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। चौधरी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया।
तिवारी और मोहनलाल भी चुप थे। जब वे लोग राजनगर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर रह गए तो जीवन ने अपने बैग में से बालों का एक विग निकाला और उसे अपने गंजे सर पर चढ़ा लिया। फिर उससे अपने ऊपर की दंत पंक्ति को छुआ और सामने के 2 दांत उसके हाथ में आ गए। पाइप अभी भी उसके हाथ में था। 2 मिनट पहले के जीवन में और अब के जमीन आसमान का अंतर था। तिवारी ने भी अपने चेहरे पर बड़ी नफासत से कटी हुई फ्रेंच कट दाढ़ी और पतली सी मूछें चिपकाई और फिर संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, फाइन, थैंक यू। तिवारी ने कहा, तुम तो अपने रेडीमेड मेकअप में हुई। वह मोहनलाल से बोला। हाँ, मोहनलाल अपनी मूछों और प्लास्टिक की नकली लेकिन एकदम असली लगने वाली नाक को छूता हुआ बोला। साथ ही उसने अपनी जेब में से निकाल कर एक नज़र का चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। फिर तीनों ने अपने हाथों पर त्वचा के रंग के दस्ताने चढ़ा लिए। उसी समय चौधरी की गाड़ी रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में ला खड़ी की। चौधरी को छोड़कर सब बाहर निकल आए। 2 कुलियों ने सामान उतारना आरंभ कर दिया। 2 होल्डाल थे, 3 अटैची केस थे। उसी समय पोर्टिको में उनकी गाड़ी के एकदम पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी। वर्दीधारी ड्राइवर ने इग्निशन बंद किया और बाहर निकल आया। उसने बड़ी तत्परता से पिछली सीट का द्वार खोला। कार में लगभग 55 वर्ष का वृद्ध बाहर निकला। उसने चूड़ीदार पजामा, बंद गले का कोट और गोल टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में नीले रंग का छोटा सा अटैची केस था। जीवन ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से उस सेठ की ओर देखा और फिर तिवारी का हाथ दबा दिया। कुली ने सेठ की गाड़ी में से होल्डाल और 2 अटैची केस निकाल लिए। कुली ने होल्डाल कंधे पर लटकाया, दोनों अटैची केसों को सिर पर रखा। अटैची केसों को बाएं हाथ से संभाला और अपना दाएं हाथ सेठ के छोटे से अटैची की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लाइए सेठ साहब। नहीं, ठीक है। सेठ ने अटैची कुली को थमाने का तनिक भी उपक्रम नहीं किया। इसे मैं उठा लूंगा। कुली स्टेशन के भीतर की ओर बढ़ गया। सेठ अटैची बगल में दबाए उसके पीछे चल दिया। वर्दीधारी ड्राइवर कार में जा बैठा। उसने कार को बैक किया और उसे स्टेशन से बाहर निकाल ले गया। चौधरी अपलक नेत्रों से सेठ की बगल में दबी अटैची को निहार रहा था। यही था? सेठ की दृष्टि से ओझल होते हुए चौधरी ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, जीवन ने उत्तर दिया। सेठ गुजरमल, हमारा 20 लाख का आसामी माल वाकई उस अटैची में है। अभी भी शक है तुम्हें? नहीं, कुलियों ने सामान उठा लिया था। इस सामान का क्या होगा? ये गाड़ी में रह जाएगा। जीवन बोला, सामान तो इसलिए कि सेठ को हम पर संदेह ना हो। सब कुछ एकदम नया है। होल्डाल में तो बिस्तर है, लेकिन अटैचियों में रात को पहनने के लिए 3 जोड़ी वस्त्रों को छोड़कर गत्ते भरे हुए हैं। चौधरी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। अब तुम फूटो यहाँ से, जीवन बोला। गाड़ी उस पुल के पास रात को लगभग 3:30 बजे पहुंचेगी। तुम सिग्नल देना मत भूलना। ओके, मूव देन। चौधरी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जीवन, मोहनलाल, तिवारी कुलियों के पीछे चल दिए। चारों के दिमाग में एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही थी, 20 लाख। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। विशालगढ़ एक्सप्रेस राजनगर से चले एकदम 2 घंटे हो चुके थे। सेठ गुजरमल अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था। उसकी सीट के पीछे 2 तकिए लगे हुए थे और उन तकियों के पीछे नीली अटैची दबी हुई थी। वह बड़ी तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा था। मोहनलाल और तिवारी अपने अपने बिस्तर में घुसे सोने का बहाना कर रहे थे, लेकिन नींद दोनों के नेत्रों में नहीं थी। जीवन भी अपने बर्थ पर पांव फैलाए बैठा था। वह बड़ी बेचैनी से पाइप के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके हाथ में एक पत्रिका जरूर थी, लेकिन वह उसमें से एक भी अक्षर नहीं पढ़ पा रहा था। तीनों के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर सेठ सोता क्यों नहीं? सेठ बेहद रिजर्व आदमी निकला। आरंभ में जीवन ने उससे 2-4 औपचारिक प्रश्न पूछे थे, जिसके सेठ ने ऐसे ठंडे और भावहीन ढंग से उत्तर दिए कि जीवन को दोबारा उससे कोई प्रश्न पूछने का हौसला ही नहीं हुआ था। जीवन ने एक असहाय दृष्टि से अपने साथियों पर डाली और फिर उसने पत्रिका बंद कर दी।
उसने पाइप को उलट दिया और बड़े नाटकीय ढंग से लंबी जमाई ली। सेठ ने एक उचटती हुई दृष्टि जीवन पर डाली और फिर पढ़ने में मग्न हो गया। आप सोएंगे नहीं सेठ जी? जीवन ने शिष्ट स्वर में पूछा। मुझे सफर में सोने की आदत नहीं है। सेठ सेठ उत्तर से सेठ पुस्तक से दृष्टि उठाकर बोला, नींद नहीं आती मुझे। यूं ही पुस्तक पढ़ते रहने से आप बोर नहीं होते? थोड़ा बहुत बोर तो ज़रूर होता हूँ, लेकिन खामखा करवटें बदलते रहने से तो ये अच्छा ही है कि मैं कुछ पढ़ता रहूँ। फिर तो आपको दिन की गाड़ी में सफ़र करना चाहिए था। अक्सर यही होता है। सुबह मेरा विशालगढ़ पहुँचना एकदम ज़रूरी हो उठा था, इसलिए रात को सफ़र कर रहा हूँ। कोई बिजनेस डील? जी हाँ। बहुत बड़ा? जी हाँ। बहुत महत्वपूर्ण? जी हाँ। जीवन को और कोई बात न सूझी। सेठ फिर पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गया। जीवन एक बार धीरे से खखारा, फिर नर्वस स्वर में बोला, सेठ जी, दरअसल बात यह है कि रोशनी में मुझे नींद नहीं आती। मैं तो, माफ़ कीजिएगा, इस बात की प्रतीक्षा में जाग रहा था कि आप बत्ती बुझाकर सोएं तो मैं सोऊं। ओह! सेठ एकदम हड़बड़ा कर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ बरखुरदार, तुम बत्ती बुझा दो और सो जाओ। पुस्तक पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है मेरे लिए। थैंक यू, जीवन शिष्टता भरे स्वर में बोला। जीवन ने बत्ती बुझा दी। अब कंपार्टमेंट में केवल एक 0 वाट का हल्के नीले रंग का बल्ब जल रहा था। सेठ ने पुस्तक बंद कर दी, लेकिन उसकी पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया। वह उसी प्रकार बैठा रहा। जीवन भी बिस्तर में घुस गया। वह बेहद चिंतित था। उसकी सारी स्कीम गड़बड़ा गई थी। उसी समय गाड़ी किसी स्टेशन पर आकर रुकी। वह लापरवाही से उठा और द्वार खोलकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। मोहनलाल भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। क्या इरादे हैं? मोहनलाल उसके समीप आकर धीमे स्वर में बोला। इरादे तो गड़बड़ा दिए इस सेठ के बच्चे की अनोखी आदत ने। जीवन झुंझला कर बोला, मुझे तो लगता है कि विशालगढ़ तक ये साला पलक नहीं झपकेगा। मैंने तो ये सोचा था कि इसके सोते ही उसके नाक पर क्लोरोफॉर्म में डूबा रुमाल रख दूंगा और फिर हम लोग अपना सामान वगैरह कंपार्टमेंट में छोड़कर चुपचाप किसी स्टेशन पर उतर जाएंगे। आप क्या ख्याल है? 1-1.5 घंटा और देखते हैं, शायद सेठ ऊँघ जाए, नहीं तो फिर रिवॉल्वर का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक बात का ख्याल रखना कि इमरजेंसी में गाड़ी रुकवाने की जंजीर उसके बर्थ के एकदम ऊपर ही है। मैंने देखी है। हमारे इरादे ज़ाहिर हो जाने के बाद अगर उसका हाथ जंजीर पर पहुंच गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। उसी समय गार्ड ने सीटी बजा दी। दोनों अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गए। सेठ उसी प्रकार तकियों से पीठ टिकाए बैठा हुआ था। अंतर केवल इतना था कि अब उसने पांव फैला लिए थे। जीवन और मोहनलाल दोनों चुपचाप अपने बिस्तरों में घुस गए। 3 बज गए। जीवन ने एक गुप्त दृष्टि सेठ पर डाली। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। मोहनलाल और तिवारी प्रश्नसूचक दृष्टियों से जीवन को देख रहे थे। जीवन ने एक संकेत के रूप में अपनी बाईं आंख दबाई और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सेठ ने एक नज़र जीवन की ओर डाली और लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। जीवन उठ खड़ा हुआ। उसने 1-2 अंगड़ाइयाँ ली और फिर सेठ की ओर से पीठ फेर ली। मोहनलाल और तिवारी भी सतर्क हो गए। जीवन ने खूंटी पर टंगे अपने कोट की जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल लिया। अगले ही क्षण रिवॉल्वर की नाल सेठ की सीने की ओर तनी हुई थी। शोर मत मचाइए, जीवन कठोर स्वर में बोला, और ना ही अपने स्थान से हिलने की चेष्टा कीजिए। सेठ एकदम घबरा गया। क्या मतलब है इसका? वह हड़बड़ा कर बोला। मतलब बताता हूँ, जीवन बोला। आपके तकियों के पीछे जो नीली अटैची दबी हुई है वो निकाल कर मेरे हवाले कर दीजिए। सेठ ने ऐसा कुछ करने का तनिक भी उपक्रम नहीं किया। प्रत्यक्ष में तो तिवारी और मोहनलाल सोए पड़े थे, लेकिन वास्तव में उनकी सारी चेतना घटनाक्रम की ओर ही लगी हुई थी। जो मैंने कहा वह कीजिए, वरना गोली मार दूंगा, जीवन डपट कर बोला। सेठ चुप रहा। जल्दी, और उसकी उंगली का दबाव ट्रिगर पर पड़ा। ठहरो, सेठ एकदम बोल पड़ा, देता हूँ। सेठ कांपते हुए तकिए के पीछे सेठ कांपते हुए हाथ तकिए के पीछे घुस गए।
फिर पलक झपकते ही बिजली की फुर्ती से सेठ का दायां हाथ तकिए के पीछे से निकल आया। सेठ के हाथ में थमे छोटे से रिवॉल्वर पर सबसे पहली नजर तिवारी की नजर पड़ी। दो घटनाएं एक साथ घटी। सेठ की रिवॉल्वर से फायर हुआ। जीवन बचो! तिवारी एकदम अपने बिस्तर से छलांग मारकर सेठ पर कूदता हुआ चिल्लाया। तिवारी के शरीर से धक्के के कारण सेठ का निशाना चूक गया और गोली जीवन के कंधे के पास से होती हुई गुजर गई। दोबारा रिवॉल्वर प्रयोग में लाने का अवसर सेठ को नहीं मिला। जीवन के रिवॉल्वर में से निकली दो गोलियां सेठ के सीने में धंस गईं। सेठ के मुंह से एक छोटी सी आह निकली और उसका निश्चेत शरीर फर्श पर लुढ़क गया। कई क्षण तक गहरी निस्तब्धता छाई रही। किसी के भी शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। भारी गड़बड़ हो गई, तिवारी बड़बड़ाया। लेकिन उसे शूट करना जरूरी हो गया था। जीवन बोला, अगर मैं इसे गोली न मारता तो वह हम सबको भून कर रख देता। अगर किसी ने गोलियां चलाने की आवाज़ सुन ली हुई तो मोहनलाल ने संशय प्रकट किया। इतनी तेज रफ्तार से जाती हुई गाड़ी के अपने शोर में गोलियों की आवाज़ तो शायद कंपार्टमेंट के बाहर भी नहीं निकली होगी, और अगर निकली भी होगी तो इस समय तो सब सोए पड़े होंगे। आवाज़ किसने सुनी होगी? जीवन ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया और आगे बढ़कर सेठ के तकियों के पीछे से नीला अटैची केस निकाल लिया और उसने अटैची केस खींचकर उसे खोलने की चेष्टा की, लेकिन अटैची में ताला लगा हुआ था। उसी समय गाड़ी की गति कम हो गई। पुल आ गया है, मोहनलाल बोला। जीवन ने कंपार्टमेंट का बाएं ओर द्वार खोल दिया और सड़क उसी ओर थी। अटैची को खोल कर तो देख लो इसमें माल है या नहीं, तिवारी बक्सर में बोला। अब समय नहीं है, जीवन बोला और अटैची लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। लेकिन माल अटैची में है, ये निश्चित है, वरना सेठ इस अटैची की खातिर अपनी जान नहीं दे देता। तिवारी ने प्रतिवाद नहीं किया। गाड़ी पुल से बाहर निकलने लगी। जीवन आंखें फाड़े बाहर अंधकार में झांक रहा था। उसी समय उसे पुल से कुछ थोड़ा आगे झाड़ियों में चमक सी दिखाई दी और फिर अंधकार छा गया। कुछ क्षणों बाद उन्हीं झाड़ियों में लगातार 7-8 बार एक रोशनी जली और बुझी। चौधरी उन झाड़ियों में है। जीवन के बगल में खड़ा हुआ मोहनलाल बोला। हाँ, जीवन बोला और उसने पूरी शक्ति से अटैची उन झाड़ियों की ओर उछाल दी। उसके बाद रोशनी केवल एक बार और दिखाई दी। तब तक उनका कंपार्टमेंट उस स्थान से आगे निकल चुका था। गाड़ी दोबारा रफ्तार पकड़ चुकी थी। जीवन ने द्वार बंद कर दिया और वहां से हट गया। उसने सेठ की लाश पर एक नज़र डाली और फिर उचकता कर एक ओर से निगाहें फेर ली। सेठ के सीने में अब भी खून रिस रहा था। समय कम है, जीवन बोला। तुम इसकी तलाशी लो, मैं सामान ठिकाने लगाता हूँ। तिवारी और मोहनलाल सेठ की जेबें और उसका सामान टटोलने में जुट गए। सेठ की जेब में से निकली चाबियों द्वारा उन्होंने उसके दोनों अटैची केस खोल डाले। जीवन ने कंपार्टमेंट का द्वार फिर से खोल दिया। उसने दोनों होल्डर लपेटे और उन्हें गेट के पास लाकर द्वार के बाहर ढकेल दिया। वह 2-3 मिनट रुका और उसके बाद उसने 2 सूटकेस भी कंपार्टमेंट से बाहर उछाल दिए। सामान में कुछ नहीं है, तिवारी बोला। इसकी जेब में लगभग 2000 के नोट हैं, उन्हें हाथ मत लगाओ। जीवन बोला। इससे और सिद्ध हो जाता है कि माल निश्चय ही उस अटैची में था। जीवन ने अपना स्लीपिंग सूट उतार कर सूट पहनना आरंभ कर दिया। तिवारी ने सेठ के अटैची केसों को ताले लगाए और चाबियां वापस सेठ की जेब में रख दी। फिर तिवारी और मोहनलाल ने भी कपड़े बदल लिए। जीवन ने तीनों स्लीपिंग सूट तीसरी अटैची में बंद किए और फिर उसे भी गाड़ी के बाहर फेंक दिया। अंत में उसने अपनी जेब में से रिवॉल्वर निकाली और पूरी शक्ति से कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया। तैयार? जीवन ने पूछा। एकदम, तिवारी और मोहनलाल एक साथ बोले।
विशालगढ़ की बत्तियां दिखाई देने लगी थीं। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। गाड़ी रेलवे स्टेशन के हद में पहुंच चुकी थी और उस समय कई पटरियां बदल रही थीं। प्लेटफॉर्म किधर आ रहा है? जीवन ने व्यग्र स्वर में पूछा। मोहनलाल ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, दाईं ओर। उधर की सारी खिड़कियां और द्वार अच्छी तरह बंद कर दो। मोहनलाल और तिवारी ने बड़ी फुर्ती से खिड़कियों का द्वार बंद करके उन्हें भीतर से बोल्ट कर दिया। जीवन ने घड़ी देखी, 4 बजने को थे। उसने बाईं ओर का द्वार खोल दिया। उसी समय बड़ी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दूसरी ओर से रेलवे स्टेशन की जानी पहचानी आवाज़ों का शोर दिखाई देने लगा। तीनों चुपचाप बाईं ओर उतर गए। कोई दाईं ओर के द्वार को प्लेटफॉर्म वाली दिशा से खोलने की चेष्टा कर रहा था। तीनों तेजी से गाड़ी के साथ साथ चलते हुए वहां से 3-4 डिब्बे पीछे आ गए। सारे मुसाफिर उतर चुके थे। वे उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए और दूसरी ओर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। अपार लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए गेट पर पहुंच गए और टिकट कलेक्टर के हाथ में टिकटें देकर बाहर निकल गए। उसी समय प्लेटफॉर्म पर कोहरा मच गया। कोई गला फाड़कर चिल्ला रहा था, खून खून खून, टैक्सी। जीवन उच्च स्वर में बोला। अटैची चौधरी से लगभग 10 गज दूर आकर गिरी। चौधरी झाड़ियों में से निकला। उसने लपक कर अटैची को उठा लिया। गाड़ी नज़र से ओझल हो चुकी थी। अटैची को बगल में दबाए हुए सड़क की ओर चल दिया। कार उसने सड़क से उतारकर पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे खड़ी कर दी। उसने चाबी लगाकर कार का द्वार खोला और स्टीयरिंग व्हील के पीछे जा बैठा। अटैची उसने बगल में रख ली थी। उसने इग्निशन खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगली क्षण वह 50 मील प्रति घंटे से रफ्तार से वापस राजनगर की ओर उड़ा जा रहा था। रह रहकर उसकी चेतना पर बगल में रखे अटैची छा जाती थी। 20 लाख का माल इस समय अकेले उसके अधिकार में था। लेकिन क्या वाकई अटैची में इतना धन था? वह एक बार अटैची खोलकर उसके भीतर झांकने को लोभ संवरण नहीं कर सका। एकाएक उसने गाड़ी को सड़क के नीचे उतारकर एक और रोक दिया। उसने गाड़ी के भीतर की बत्ती जला दी। अटैची उसने अपने गोद में रख ली और उसका कैच खींचकर उसे खोलने की चेष्टा की। अटैची में ताला लगा हुआ था। उसने कार के डैशबोर्ड में से एक पतला सा तार निकाला। उसके अगले सिरे को हुक सा बनाकर उसे ताले के भीतर फिराने लगा। कुछ ही क्षणों में ताला एक खटाक की आवाज के साथ खुल गया। उसने कांपते हाथों में अटैची का ढक्कन उठाया और बड़ी व्यग्रता के साथ उसके भीतर झांका। एकदम से उसे अटैची में कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर उसकी आंखें चौंधी आ गईं। जीवन सच कहता था, वह बड़बड़ाया। बड़ी बेचैनी से उसके दोनों हाथ अटैची में फिरने लगे। 20 लाख। इस माल के 4 हिस्से होंगे, लेकिन अगर जीवन का ख्याल गलत निकलता और अटैची में कुछ भी ना होता तो उसके नेत्र चमक उठे। एक बार इतना माल अगर उसके अकेले हाथ में आ जाए तो वह अपराधपूर्ण जीवन से उसका सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन क्या उसके साथी से इतनी आसानी से छोड़ देंगे? फिर उसने अपने सिर को एक जोर का झटका दिया। उसने मन ही मन ये दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके हाथ अटैची में से बाहर निकल आए और उसके कोट की भीतरी जेबों में रेंग गए। फिर उसने भड़ाक से अटैची का ढक्कन बंद किया और तार की सहायता से फिर पहले की तरह उसका ताला लगा दिया। उसने अटैची को लापरवाही से सीट पर सरका दिया और दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। वह फिर राजनगर की ओर उड़ा जा रहा था। उसकी कल्पना उड़ान भर रही थी। मस्तिष्क में भविष्य के मंसूबे बिगड़ रहे थे। गाड़ी राजनगर में प्रवेश कर गई थी। सर्दियों के दिन होने के कारण 7 बजे भी भोर का प्रकाश अभी अच्छी तरह फैला नहीं था। सड़कें लगभग खाली पड़ी थी। इसलिए उसने शहर के समीप आकर भी गाड़ी के
गति कम करने की आवश्यकता नहीं समझी। उसने सिद्ध हस्त हाथों से गाड़ी को एक गहरा मोड़ दिया। एकाएक एक आदमी न जाने कहाँ से एकदम गाड़ी के सामने आ गया। कार को एकदम सामने देखकर वह हड़बड़ा गया और उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकल गई। चौधरी का पांव पूरी शक्ति से ब्रेक पर पड़ा। मशीन की सी तेजी से उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाने लगा। ब्रेकों की चहचहाहट और उस आदमी की चीख के साथ एक भड़ाक की आवाज हुई और अगली क्षण वह आदमी चौधरी की दृष्टि से ओझल हो गया। गाड़ी लगभग 20 गज दूर जाकर रुकी। उसने घूमकर पीछे देखा। सुनसान सड़क पर वह आदमी चारों खाने चित पड़ा था और बुरी तरह तड़प रहा था। सबसे पहला विचार जो चौधरी के दिमाग में आया वो यही था कि वह भाग निकले। उसने ये विचार अपने दिमाग से झटक दिया। वह बड़ी फुर्ती से गाड़ी को बैक करके उस आदमी के शरीर के पास ले आया। वह तेजी से कार में से निकला और उसके समीप पहुंच गया। वह होश में था। बाबूजी, मुझे मार डाला मुझे तो, वह पीड़ा से बुरी तरह छटपटाता हुआ बोला। गलती तुम्हारी थी। चौधरी उसके समीप बैठता हुआ बोला। पता नहीं कहाँ से तुम एकदम कार के सामने आ टपके थे। आप भी तो अंधाधुंध करा कर बोला। अंधाधुंध? चुप रहो। चौधरी उसकी बात काट कर बोला। मुझे देखने तो कहाँ चोट लगी है? मेरी टांग। बाबूजी, मेरे प्राण निकल रहे हैं। चौधरी ने उसकी टांग का निरीक्षण किया। कार का पहिया लगता था दाएं टांग पर से गुजर गया था। उसने गाड़ी को जरा सा हिलाया। आदमी के मुंह से चीख निकल गए। उसका चेहरा एकदम रक्तहीन हो गया। शायद टांग की हड्डी टूट चुकी है। चौधरी बोला। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। यही गंभीर चोट है, बाकी तो केवल खरोंच ही आई है तुम्हें। दर्द के मारे उस आदमी की आंखें मूंदी जा रही थी। चौधरी ने की बगलों में उसे उठाने का उपक्रम करते हुए बोला। अपनी दाएं टांग पर बिना जोर दिए जरा उड़ने की कोशिश करो। क्या नाम है तुम्हारा? हरिचंद, वह बुदबुदाया। चौधरी ने उसे किसी प्रकार खींच कर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। वह ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। सब कुछ पलक झपकती ही हो गया था। फिर भी गनीमत यह थी कि दुर्घटना नगर से बाहर फैक्ट्री एरिया में हुई थी, जहां आबादी कम थी और दुर्घटना को किसी ने नहीं देखा था, वरना अब तक बवाल खड़ा हो गया होता। किसी पब्लिक अस्पताल में जाने के स्थान पर उसने गाड़ी को एक प्राइवेट नर्सिंग होम की पोर्टिको में ला खड़ा किया। वह इग्निशन बंद करके नर्सिंग होम में घुस गया। वो रिसेप्शन पर आकर बोला, बाहर गाड़ी में एक बेहोश आदमी पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है। उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई मालूम होती है। जल्दी उसका कुछ इंतजाम करवाइए। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉल टेलीफोन पर किसी से बात की। फौरन स्ट्रेचर लिए 2 आदमी और एक डॉक्टर वहां पहुंचे। वे हरिचंद को स्ट्रेचर पर डालकर भीतर ले आए। एक्सीडेंट आपने किया है? डॉक्टर ने चौधरी को घूरते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर, चौधरी जल्दी में बोला। मैं तो केवल मानवता के नाते इसे सड़क से उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मेरे से आगे एक स्टेशन वैगन जा रही थी, उसी से टकराया था वह। हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर, वह स्टेशन वैगन वाला तो अब हाथ आएगा नहीं। वह गरीब आदमी है, यह गरीब आदमी है, पुलिस के चक्कर में खामखा परेशान होगा। लेकिन मिस्टर, आप जानते हैं कोई चैरिटी हॉस्पिटल तो है नहीं, इसके ट्रीटमेंट का बिल कौन देगा? मैं दे दूंगा। आप क्यों देंगे डॉक्टर साहब? चौधरी तसल्ली भरे स्वर में बोला। आपको आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिरने से? डॉक्टर चुप हो गया, जैसे उसे अपने प्रश्न की निरर्थकता का भान हो गया हो। लेकिन डॉक्टर, यस, अगर आप मेरी थोड़ी सी सहायता करें तो आपको 2 लाभ हो सकते हैं। क्या? एक तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं इस आदमी के ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने के लिए क्यों उत्सुक हूँ, और दूसरा, चौधरी ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा। दूसरा क्या? 5 मिनट में 1000 रुपये कमा लेंगे।
डॉक्टर की आंखों में संदेह झलकने लगा। क्या मतलब? आप हरिचंद के ट्रीटमेंट के समय मुझे अपने पास रखिएगा? मतलब आपकी समझ में आ जाएगा। हरिचंद कौन? वही जिसे मैं अभी लाया हूँ। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। मैं कोई गैर कानूनी काम करने के लिए आपको नहीं कहूँगा भी नहीं। डॉक्टर विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खड़ा रहा, लेकिन उसके उसके चेहरे से स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि 1,000 रुपये का लालच वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसी समय सफ़ेद गाउन पहने एक आदमी डॉक्टर के पास आ खड़ा हुआ। यस, डॉक्टर बोला। सर, उस आदमी का एग्जामिनेशन कर लिया गया है। बाई फीमर फ्रैक्चर है और और कोई गंभीर चोट नहीं आई है उसे। डॉक्टर चौधरी की ओर घूमा। आप मेरे साथ आइए, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई वायदा नहीं कर रहा हूँ। मुझे मंजूर है। डॉक्टर और चौधरी सफ़ेद गाउन वाले के पीछे पीछे चल दिए। वे एक ऑपरेशन थिएटर से लगने वाले कमरे में आ गए। एक लंबी सी मेज पर हरिचंद लेटा हुआ था। वह बेहोश था। जरा इधर आइए। वह डॉक्टर को एक पार्टियन के पीछे की ओर संकेत करते हुए बोला। सफ़ेद गाउन वाला और एक ऑर्डरली टेबल के पास खड़े रहे और चौधरी और डॉक्टर पार्टीशन के पीछे चले गए। लगभग 2 मिनट बाद चौधरी और डॉक्टर वापस आ गए। प्लास्टर तैयार है? वापस आकर डॉक्टर ने सफ़ेद गाउन वाले से पूछा। यस सर। ऑर्डरली को बाहर भेज दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, सफ़ेद गाउन वाला हैरानी से बोला। मैं जो कह रहा हूँ वह करो, डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला। सफ़ेद गाउन वाले ने ऑर्डरली को संकेत किया। वह बाहर निकल गया। द्वार बंद कर दो, डॉक्टर बोला। गाउन वाले ने आगे बढ़कर द्वार बंद कर दिया। शुरू करो, डॉक्टर कमीज को कोहनी पर चढ़ाता हुआ बोला। कुछ क्षण के बाद प्लास्टर से सनी हुई पट्टियां हरिचंद की टांग के इर्द गिर्द लपेटने लगीं। चौधरी कुछ क्षण खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा और फिर द्वार की ओर बढ़ गया। मैं इसे कब से ले जा सकता हूँ? मैं इसे कब ले जा सकता हूँ? चौधरी ने पूछा। प्लास्टर की सेटिंग में देर लगेगी, डॉक्टर ने बोला। अभी 8 बजे हैं, आप 12 बजे ले जाइएगा इसे। ओके। चौधरी बाहर निकल गया। वो रिसेप्शन पर आ बैठा और सिगरेट फूकने लगा। 12 बजे के करीब 2 ऑर्डरली हरिचंद को व्हील चेयर पर बैठा कर ले आए। साथ में डॉक्टर भी था। उन्होंने हरिचंद को चौधरी की कार पे पिछली सीट पर बैठा दिया। थैंक यू डॉक्टर। चौधरी डॉक्टर के हाथ में 100 के कई नोट थमाता हुआ बोला। डोंट मेंशन, डॉक्टर बोला। उसने चुपचाप नोट अपनी जेब में रख लिए। चौधरी स्टीयरिंग के पीछे बैठ गया। कार को स्टार्ट करके नर्सिंग होम के कंपाउंड से बाहर निकाल लाया। ठीक हो हरिचंद? चौधरी पूछा। मुझे तो रोटी रोजी से मोहताज कर दिया आपने बाबूजी। हरिचंद टूटे स्वर में बोला। तुम इतनी सुबह इस सड़क पर क्या कर रहे थे? चौधरी ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए प्रश्न किया। मैं वहाँ एक कारखाने में नाइट शिफ्ट का काम करता हूँ। ड्यूटी समाप्त करके घर लौट रहा था। कारखाने में क्या काम करते हो? मशीन चलाता हूँ। कितने रुपये मिलते हैं? 100 रुपये। देखो हरिचंद, चौधरी बोला, तुम्हारे प्लास्टर 2 महीने में उखड़ेगा। इसके बाद अधिक से अधिक 15 दिनों के बाद तुम एकदम फिट होकर कारखाने जाने योग्य हो जाओगे। इतना अर्सा तुम कारखाने में जाते भी रहते तो तुम अधिक से अधिक 300 रुपये कमा पाते। अगर इस दुर्घटना के नाम पर तुम कोई बखेड़ा ना खड़ा करो तो मैं हर जाने के तौर पर तुम्हें 1,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मैं भला कोई बखेड़ा क्यों खड़ा करूँगा बाबूजी? हरिचंद विनयपूर्ण स्वर में बोला। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। मुझे तो केवल इस बात में दिलचस्पी है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरें। ये तो आपकी महानता है कि आप मेरे पर इतना उपकार कर रहे हैं, वरना अगर आप मुझे सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग जाते तो मैं भी आपका क्या कर लेता। अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। धर्मपुरे में मेरी खोली है। क्या नंबर है? 18 है। चौधरी ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए जेब से 1,000 रुपये का नोट निकाले और हरिचंद की ओर बढ़ा दिए। हरिचंद ने चुपचाप नोट ले लिए। इस बात का
कभी जिक्र मत करना कि वास्तव में क्या हुआ था। तो फिर क्या कहूँ, हरिचंद बोला। कह देना किसी मोटरसाइकिल से टकरा गए थे। बाद में कुछ दयावान लोग तुम्हें उठाकर किसी सरकारी अस्पताल में ले गए और वहाँ उन्होंने तुम्हारी टूटी हुई टांग पर प्लास्टर चढ़वा दिया था। अच्छा जी, बीच में मेरा या उस नर्सिंग होम का जिक्र कतई नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा जी। टांग का प्लास्टर करने की तारीख प्लास्टर पर लिखी हुई है। उस तारीख को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उससे पहले प्लास्टर कटवाने की चेष्टा मत करना, वरना जीवन भर के लिए लंगड़े हो जाओगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा बाबूजी, और आपके बिना प्लास्टर कटवाने नहीं जाऊंगा। फाइन। चौधरी संतुष्ट सर में बोला। अब धर्मपुरे का रास्ता बताते जाना। अच्छा जी। चौधरी फिर कुछ नहीं बोला। वह उस मामले में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। नीली अटैची उपेक्षित सी उसके बगल में पड़ी थी। रात्रि के 8 बज गए थे। नगर में मध्यवर्गीय लेकिन बहुत कम बसे हुए एक इलाके में एक बड़ी सी 2 मंजिल की एक इमारत थी, जिसकी ऊपर की ओर मंजिल के एक फ्लैट का द्वार लगातार खटखटाया जा रहा था। खटखटाने वाले थे जीवन, मोहनलाल और तिवारी। कॉरिडोर के धुंधले प्रकाश में जीवन की गंजी चांद चमक रही थी, और उस समय उसके सामने के 2 दांत भी गायब नहीं थे। तिवारी के चेहरे पर भी न तो उस समय फ्रेंच कट दाढ़ी और मूछें थी, और न ही उसने काला चश्मा लगाया हुआ था। मोहनलाल के चेहरे पर से लंबी मूछें गायब थीं, और उसकी रोमनों जैसी शानदार नकली नाक के स्थान पर उसकी चपटी सी सामने से न दिखाई देने वाली नाक विद्यमान थी। कुछ क्षण प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने के बाद द्वार को दोबारा खटखटाने के लिए जीवन हाथ बढ़ाया ही था कि द्वार खुल गया। द्वार पर चौधरी का मोटा ताजा शरीर खड़ा था। वह हथेलियों से अपने आंखें रगड़ रहा था। मर गए थे क्या? जीवन ने जलकर पूछा। नींद आ गई थी यार, चौधरी द्वार से हटता हुआ बोला। पिछली रात और आज सारा दिन सो नहीं पाया था। हम लोग ही कौन से सो पाए थे? अपनी अपनी आदत है। तुम लोग जानते हो कि अधिक जागना मेरे बस की बात नहीं। एक बार सो जाऊं तो फिर कान के पास नगाड़े ही बजे तो उठ पाता हूँ। सबके भीतर आ जाने पर चौधरी ने द्वार बंद करके भीतर से चिटकनी लगा दी। अटैची कहाँ है? जीवन ने व्यग्रता से पूछा। देता हूँ, चौधरी बोला। शुक्र है। जीवन गहरी सांस लेकर बोला। शुक्र है कि तुमने ये नहीं कह दी कि तुम्हें तो पता ही नहीं लगा कि अटैची गाड़ी में से कब और कहाँ गिरी थी। पागल हो गया है क्या? चौधरी नाराज होकर बोला। तुम अटैची लेकर लाओ यार। तुम अटैची लाओ यार। तिवारी एकदम बोल पड़ा। जीवन तो बकता रहता है, यहाँ तो सस्पेंस के मारे जान निकली जा रही है, और तुम दोनों तू मैं में ही लगे हुए हो। लाता हूँ, चौधरी बोला, और बगल के एक छोटे से कमरे में घुस गया। तीनों बेचैनी से चौधरी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। जीवन को कमरे में इकलौते बिजली का बल्ब का प्रकाश बेहद खल रहा था। उसकी नज़र में 20 लाख रुपए के स्वागत के लिए तो चौंधिया देने वाली रोशनी होनी चाहिए थी। चौधरी अटैची ले आया। जीवन ने झपट कर अटैची उसके हाथ से ले ली। तुमने खोला नहीं इसे? उसने पूछा। नहीं, चौधरी नर्वस स्वर में बोला। तुम्हारे स्वभाव से मेल तो नहीं खाती ये बात। मोहनलाल मजाक भरे स्वर में बोला। दरअसल मैंने इसे खोलने की चेष्टा तो की थी, लेकिन यह मेरे से खुली ही नहीं थी। मैंने फिर ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। जीवन ने अटैची को मेज पर रख दिया और जेब में से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकाल लिया। उस गुच्छे में हर आकार की कई चाबियां मौजूद थीं। उसने एक करके चाबियां अटैची के ताले में ट्राई करने आरंभ कर दी। सातवीं ताली उसमें लग गई। ताला एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। उसने कांपते हाथों से अटैची का ढक्कन उठा लिया। मोहनलाल, तिवारी और चौधरी अटैची पर एकदम झुके जा रहे थे। अटैची में
2 तौलियाँ, एक टॉयलेट के कुछ सामान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जीवन के कंठ से आश्चर्य और निराशा मिश्रित हल्की सी चीख निकल गई। उसने झपट कर अटैची को उठाया, उसका साज सामान एक मेज के ऊपर उलट दिया। तौलिया और टॉयलेट के सामान के अतिरिक्त किसी की अन्य वस्तु के दर्शन नहीं हुए। उसकी बेचैन उंगलियां अटैची की लाइनिंग में फिरने लगी। फिर उसने उत्तेजित होकर अटैची के भीतर लगे कपड़े और वैक्सीन को उधेड़ना आरंभ कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने अटैची की बकी उधेड़ कर रख दी, और लेकिन धन के नाम पर एक खोटे पैसे के भी दर्शन नहीं हुए। और साहब कहते थे कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि अटैची में कम से कम 20 लाख रुपए का माल था। तिवारी तलखी भरे स्वर में बोला। जीवन चिंतित मुद्रा बनाए मेज पर हथेलियां टेक खड़ा रहा। मोहनलाल उखड़ कर बोला, एक आदमी को खामोखा जान से मार डालने के बाद हमें हासिल हुए ये तौलिया और टॉयलेट का सामान, भारी चोट हो गई। चौधरी दबे स्वर में बोला, मैं कहता हूँ इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। जीवन बड़बड़ाया। गड़बड़ तो है ही, सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। मोहनलाल बोला। क्या ठाठ से फरमा रहे थे कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि सेठ गुजरमल नीले रंग की अटैची में 20 लाख रुपए का माल लेकर सफर कर रहा है, और वह माल नगद रुपया भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, जेवरात भी हो सकते हैं। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे विश्वस्त सूत्रों की। तिवारी क्रोध से फनता हुआ बोला, अब अपनी ही यहाँ के जाओगे या मेरी भी सुनोगे? जीवन जलाकर बोला, अभी कुछ बाकी है सुनने को? बहुत कुछ बाकी है। तो वह भी कह लो, जल पर नमक छिड़कने का काम भी समाप्त कर लो। मैं कहता हूँ इस अटैची में माल था। जीवन था पर पूरा जोर देता हुआ चिल्लाया, तो फिर कहाँ गया वह? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या, हम सब जानना चाहते हैं। जीवन चौधरी को मोड़ा और उसकी आंखों में जागता हुआ कठोर सन बोला, तुमने इस अटैची को खोला था? ये मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। पागल हुए हो क्या? चौधरी उखड़े स्वर में बोला, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। सुबह 3:30 बजे से लेकर अब तक कम से कम 17 घंटे अटैची तुम्हारे पास रही, और ये नहीं हो सकता कि 17 घंटों में तुम्हारे मन में इस अटैची को खोलकर भीतर झाँकने की इच्छा न उमड़ी हो। मैंने पहले ही कहा कि मैंने अटैची की खोलने की चेष्टा की थी, लेकिन ये मुझसे खुली नहीं थी। तुम झूठ बक रहे हो। जीवन एकदम चिल्ला पड़ा, मैं तुम्हारा एक हिस्सा नहीं चलने दूंगा चौधरी। 20 लाख का माल तुम अकेले हजम नहीं कर सकते। तुमने अटैची खोली है, उसमें से सारा माल निकाल कर उस तौलिया और टॉयलेट का सामान भर दिया है। जीवन, चौधरी भड़क उठा, तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? हाँ, 20 लाख रुपए बड़े बड़ों की नीयत खराब कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। तुम तो हो क्या चीज़? चौधरी ने असहाय भाव से मोहनलाल और तिवारी की ओर देखा, फिर टूटे स्वर में बोला, तुम लोग भी इसकी बकवास पर विश्वास कर रहे हो? मोहनलाल चुप रहा। तिवारी क्षण भर हिचकिचाया और फिर बोला, मुझे जीवन की बातें तर्क संगत लग रही हैं। पिछले 4 साल से तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं कि जीवन की लाई हुई कोई सूचना कभी गलत नहीं निकली है। इस बार ही जीवन को धोखा हो गया है, ये हम कैसे मान लें? और फिर मैंने सेठ को अटैची के साथ देखा था। जिस ढंग से वो उसकी हिफाजत कर रहा था, उसमें इस बात की संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि अटैची में कीमती माल था। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इन 2 तौलियों और टॉयलेट सामान के अतिरिक्त सामान के खातिर वह अटैची को अपनी छाती से लगाए फिर रहा था, और फिर इस अटैची की खातिर उसकी जान गई। अगर उसमें अटैची में माल था तो अब कहाँ गया? सुबह 3:30 बजे के बाद से अटैची केवल तुम्हारे पास रही है। चौधरी, तुमने माल निकाला, इस तथ्य को स्वीकार कर लेने का अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने अटैची में से कोई माल नहीं निकाला है। चौधरी एक एक शब्द पर जोर देते हुआ बोला। जीवन एकदम उछलकर चौधरी के सामने पहुंचा और उसने चौधरी के गिरेबान पकड़ लिया। माल कहाँ है? वो उसे झिंझोड़ता हुआ बोला। छोड़ो मुझे, चौधरी चिल्लाया।
चौधरी जल्दी बको, माल कहाँ, वरना जान से मार दूंगा। चौधरी का भारी भरकम वाला हाथ वज्र की तरह जीवन के उस हाथ से टकराया जिससे उसने उसका गिरेबान पकड़ रखा था। एक चर की आवाज के साथ चौधरी की कमीज में से एक बड़ा सा टुकड़ा फटकर जीवन के हाथ में आ गया और चौधरी की गर्दन से उसकी पकड़ छूट गई। साथ ही चौधरी के दाएं हाथ का प्रचंड घूंसा जीवन के जबड़े से टकराया। उस घूंसे के पीछे चौधरी के ढाई मन के शरीर की शक्ति निहित थी। जीवन की आंखों के आगे जैसे एकदम अंधेरा छा गया। उसका शरीर भारी भरभरा कर पीछे की ओर उल्टा और धम्म से मेज के ऊपर आ गिरा। उसके शरीर के झटके से मेज भी उलट गई और फर्श पर एक कलाबाजी खाने के बाद दीवार से जा टकराया। तिवारी और मोहनलाल सख्ती की सी हालत में खड़े थे। एकाएक दोनों चौधरी की ओर झपटे। अलग हट जाओ। जीवन फर्श पर गिरा गिरा ही गरजा। इस सुअर की औलाद से मैं निपटूंगा। जीवन के हाथ में एक रिवॉल्वर चमक रहा था। उसका चेहरा यूं विभत्स हो उठा था जैसे चेहरे से चौधरी का वजनी घूंसा नहीं, 1000 मन का पत्थर टकराया हो। उसके नेत्रों में शैतान नाच रहा था। तिवारी और मोहनलाल एकदम पीछे हट गए। जीवन रिवॉल्वर को चौधरी की ओर ताने उठ खड़ा हुआ। चौधरी, वह दांत पीस कर बोला, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चौधरी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अब न सिर्फ तुम मुझे ये बताओगे कि माल कहाँ छुपाया है, बल्कि अपनी जान से हाथ धोगे। चौधरी, तुमने जीवन को धोखा देने की कोशिश की है। तुमने जीवन पर हाथ उठाया। अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। जीवन, चौधरी ने पूर्ण स्वर में बोला, तुम बेकार ही मुझ पर संदेह कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अटैची को नहीं खोला था। अपना बायां हाथ फैलाओ। जीवन बोला। चौधरी ने उलझनपूर्ण नेत्रों से जीवन को घूरा और फिर अपना बायां हाथ फैला दिया। जीवन ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया। रिवॉल्वर में से एक शोला लपका और अगले क्षण चौधरी के बाएं हाथ में सुराख दिखाई देने लगा। चौधरी के मुंह से एक चीख निकली। उसने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा और घुटनों में दबा लिया। इस रिवॉल्वर में 5 गोलियां और बाकी हैं चौधरी। जीवन, उसने चेहरे पर एक विशैली मुस्कुराहट लाकर बोला, आखिरी गोली तुम्हारा भेजा उड़ा देगी, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उससे पहले की 4 गोलियों से तुम मरोगे नहीं। दूसरी गोली तुम्हारी टांग में झरोखा बनाने वाली है। चौधरी के चेहरे पर असहाय यंत्रणा के लक्षण दिखाई दे रहे थे। माल कहाँ है? जीवन ने अपना प्रश्न दोहराया। चौधरी के मुंह से बोलना फूटा। जीवन की उंगलियां ट्रिगर पर कसने लगीं। ठहरो, जीवन एकदम बोल पड़ा, गोली मत चलाना। तो शुरू हो जा, अभी बताता हूँ। चौधरी हाँफता हुआ बोला, तुम गोली मत चलाना। तुम बोलो। जीवन गोली नहीं चलाएगा। तिवारी बोल पड़ा, अगर मैं ये बता दूं माल कहाँ, तो तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे? नहीं। जीवन दांत पीस कर बोला, मेरी बात सुनो चौधरी। तिवारी बोला, अगर तुम बिना हमें दोबारा बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा की सच सच बता दोगे माल कहाँ है, तो न केवल तुम्हें शरीर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हें माल में तुम्हारा हिस्सा भी दिलाने का वादा करता हूँ। यह नहीं होगा। जीवन दहाड़ा। यू शट अप, तिवारी चिल्लाया। चौधरी ने 4 साल हम लोगों के साथ मिलकर काम किया है और इस 4 साल के अरसे में यह पहला अवसर है जब उसने हमें धोखा देने की चेष्टा की। अगर चौधरी का माल का पता बता देता है तो वह होगा जो मैंने कहा है। अंतर केवल ये होगा कि उसके बाद से चौधरी हमारे साथ काम नहीं करेगा। जीवन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर भारी अनिच्छा का प्रदर्शन करते हुए चुप हो गया। माल कहाँ छिपाया है तुमने चौधरी? तिवारी ने पूछा। नेशनल बैंक के लॉकर में रखा है सब कुछ, चौधरी धीमे स्वर में बोला। सब कुछ क्या था? लगभग 15 लाख रुपए हजार के नोटों के थे। बाकी हीरों से जड़े हुए सोनों के आभूषण थे। सच कह रहे हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सच कह रहा हूँ। लॉकर की चाबी कहाँ है? मेरे पास, दो मुझे। चौधरी ने घुटनों में दबे दोनों हाथ निकाले। उसका बायां हाथ रक्त से एकदम लथपथ हो रहा था।
उसकी पैंट की रक्त लाल हो उठी थी। उसने दायां हाथ पैंट की जेब में डाला। अगले ही क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटी। बिजली की सी फुर्ती से चौधरी का पैंट की जेब से उसका दायां हाथ निकला और उस हाथ में एक छोटा सा रिवॉल्वर था। वह सिद्धहस्त निशानेबाज की तरह चौधरी ने एकदम 2 फायर किए। तो घटना एक साथ घटी। जीवन के मुंह से एक चीख निकली और रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और कमरे कमरे के एकमात्र प्रकाश में बिजली के बल्ब के परखच्चे उड़ गए। कमरे में गहन अंधकार छा गया। चौधरी द्वार के स्थान पर खिड़की की ओर झपटा। मोहनलाल तिवारी, रोको उसे। अंधकार में जीवन का एक स्वर सुनाई दिया। चौधरी लपक कर खिड़की के पास चढ़ गया और फिर बिना एक सेकंड भी हिचके नीचे कूद गया। सौभाग्य से वह कार की छत पर आ गिरा। उसके पैरों में एक झटका लगा लेकिन उसे चोट नहीं आई। वो जल्दी से कार में घुस गया। चाबी इग्निशन में ही लटक रही थी। उसने कार स्टार्ट की और फिर बंदूक की छोटी हुई गोली किसी तेजी से वो सड़क पर ले आया। वो कार को अपने दाएं हाथ से ही ड्राइव करता हुआ नगर से बाहर की ओर उड़ चला। दर्द और अधिक रक्त बह जाने के कारण उसका बायां हाथ सुन्न हो रहा था। उसी समय उसे एक दूसरी कार अपने पीछे आती दिखाई दी। चौधरी उस कार को पहचानता था। वह जीवन की कार थी। चौधरी ने अपनी गाड़ी की गति तेज कर दी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालने में वह भारी कठिनाई का अनुभव कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अंधाधुंध गाड़ी भगा लिए जा रहा था। वह जानता था कि एक बार फिर जीवन वगैरह के हाथ में पड़ जाने के बाद उसे भगवान भी नहीं बचा सकेगा। उसी समय पिछली गाड़ी में से एक फायर होने लगा। हे भगवान, कोई कहीं पहिया न बैठ जाए। चौधरी मन ही मन बुदबुदाया। एक्सीलेटर पर उसके पाँव का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर क्षण यही लगता था कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और फिर सड़क से उतरकर किसी गहरी खड्डे में जा गिरेगी। पिछली सीट से फायरिंग अभी हो रही थी। एक गाड़ी का हेडलाइट प्रकाश दूर रेलवे क्रॉसिंग पर पड़ा। क्रॉसिंग का ऑटोमेटिक बैरियर धीरे धीरे गिर रहा था। शायद कोई गाड़ी आने वाली थी। उसने कार की गति एकदम बढ़ा दी। गाड़ी तीर की तरह सड़क की ओर गिरते हुए पहले बैरियर के नीचे से निकल गई और फिर बैरियर की लोहे की बल्ली से नीचे झूलती हुई झालरों से जा टकराई। झटके से गाड़ी एकदम तिरछी हो गई, लेकिन बल्ली के रास्ते में आने से पहले ही दूसरी ओर सड़क पर निकल गई। चौधरी ने अपनी पूरी शक्ति से स्टीयरिंग को घुमाना आरंभ कर दिया। किसी प्रकार गाड़ी सड़क पर आ गई। यह उसका सौभाग्य था कि उस समय क्रॉसिंग की दूसरी ओर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, वरना चौधरी की गाड़ी उससे टकराकर एक भयानक एक्सीडेंट की संभावना उत्पन्न कर सकती थी। पीछे रेलवे क्रॉसिंग ब्लॉक हो चुका था। चौधरी के मुंह से शांति की एक दीर्घ निश्वास निकल गई, लेकिन उसने गाड़ी की गति कम नहीं की। रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक छोटा सा खोखा था। सुनील ने मोटरसाइकिल से उस खोखे के बगल में लाकर खड़ी कर दी। उसने इंजन बंद किया। क्या चाहिए बाबू? खोखे वाले ने पूछा। लकी स्ट्राइल है? सुनील ने पूछा। वह क्या होता है? खोखे वाला हैरानी से बोला। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, कैसे दूंगा अंधार हो तुम? होगी कोई बड़े लोगों की विलायती चीज। मैं तो पान सिगरेट बेचने वाला आदमी हूँ। अरे लाल, ये सिगरेट का ही नाम है क्या? लकी स्ट्राइक? अपने पास नहीं है बाबूजी। यहाँ तो बीड़ी, चार मीनार, लैंप, कवेंडर या पनामे की बात करो। सुनील निराश हो उठा। विशालगढ़ से चले उसे 4 घंटे हो चुके थे। चलते चलते उसके पास केवल 5 सिगरेट थे, जिन्हें वह अभी तक बड़ी कंजूसी के साथ इस्तेमाल कर रहा था। विशालगढ़ से चलते समय वह सिगरेट खरीदना भूल गया था। लगभग 20 मिनट पहले उसका आखिरी सिगरेट भी खत्म हो गया था। अच्छा, पनामा दे दो, वह मरे स्वर में बोला। पान वाले ने पनामा का एक पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनील ने पैसे दिए और पैकेट ले लिया। उसने पैकेट का कवर फाड़कर एक सिगरेट निकाला और बड़ी अरुचि से ओठों से लगा लिया।
उसने सिगरेट सुलगाया, उसका एक गहरा कश लिया और फिर पूरा समूह बनाकर धुआं उगल दिया। उसने मोटरसाइकिल को गियर में डाला और एक्सीलेटर घुमा दिया। मोटरसाइकिल अपने स्थान से सरकी थी, क्रॉसिंग की बैरियर गिरने लगा। "धत तेरी की", सुनील बड़बड़ाया और उसने इग्निशन ऑफ कर दिया। उसी समय मानो तूफान आ गया। एक कार तूफान की गति से दूसरी ओर से निकली, इधर से बैरियर से टकराकर उलटती उलटती बची और फिर एक क्षण सड़क पर लहराते रहने के बाद शायद फिर ड्राइवर के कंट्रोल में आ गई और फिर उसी भयानक गति से सड़क पर दौड़ गई। क्रॉसिंग बंद हो चुका था। क्रॉसिंग के दूसरी ओर उसी गति से भागते हुए एक और कार आई और ब्रेकों की चरचराहट के साथ रुक गई। कार में से 3 आदमी निकले। उनके चेहरे क्रोध से विकृत हो उठे। तीनों बेहद असहाय भाव से हाथ पांव झटक रहे थे। सब कुछ कुछ ही क्षणों में हो गया। सब कुछ ही क्षणों में हो गया। सुनील के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा। आखिर ये क्या गड़बड़ है? उसके एडवेंचर प्रिय दिल ने गुब्बार सा उठने लगा। फिर एक भी क्षण बर्बाद किए बिना उसने मोटरसाइकिल को किक मारी। उसके स्टार्ट होते ही उसने उसे गहरा यू टर्न दिया और फिर पूरी गति से मोटरसाइकिल उस दिशा में भगाने लगा जिधर पहली गाड़ी गई थी। थोड़ी देर बाद उसे दूसरी गाड़ी दिखाई देने लगी। वह गाड़ी अब भी बेहद तेज रफ्तार से जा रही थी। मरेगा साला, सुनील बड़बड़ाया, क्योंकि अब चढ़ाई आरंभ हो रही थी। कई ब्लाइंड कॉर्नर आने लगे थे जहां सावधानी से गाड़ी न चलाने पर कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। सड़क के एक और चट्टाने थी और दूसरी ओर खड्डे वाली साइड में कहीं ड्रम गड़े हुए थे तो कहीं बैरियर के रूप में रेलिंग लगे हुए थे। कई बार अगली गाड़ी कभी ड्रमों से कभी चट्टानों से टकराती बच रही थी। और फिर वही हुआ जिसकी सुनील को आशंका थी।